और CH3, जिसको आप क्या बोलते हो, एथेन बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, एथेन बोलते हो। तो इससे हमको ये पता चला कि इसमें क्या है, इसमें बना क्या है, इसमें जुड़ा है जाकर के हाइड्रोजन। तो कौन सा अभिक्रिया ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो आपको पता है लेड का जो संकेत होता है वो Pb होता है, इसका चार्ज प्लस का 2 होता है, और नाइट्रेट का NO3 पर माइनस का 1 होता है। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, पूरा का ट्वाइस हो जाएगा, यानी PbNO2 का होल ट्वाइस जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, इसमें भी सही है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है, जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या, मोलर अनुपात होगा। मतलब हाइड्रोजन जो होता है, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो 2 गुना मात्रा में होता है और ऑक्सीजन होता है 1 गुना मात्रा में होता है। तो आपको यहाँ से देखने को मिला ये 2 गो है, हाई को गो है, 1 गो है, तो 2:1 के रेशियो मिला होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी क्या है, सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है तेल के नमूने, क्या कह रहा है, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है, निम्न में से इसमें, तो इसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो ये तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है वो प्रक्रिया कही जाती है। आपको यहाँ से देखने से आपको एक चीज पता चल गया होगा कि जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है, आपको पता है किसी के ऊपर अगर कोई चीज जैसे लोहा के ऊपर मूर्छा आ जाता है तो आप लोग क्या कहते हो कि जंग पकड़ लिया है, मूर्छा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से चांदी के ऊपर एक काली परत आती है, तांबे के ऊपर हरी परत आती है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। क्या हो जाता है, वो संक्षारित हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों का, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापन प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया, प्रतिस्थापन का मतलब वो जा करके उसको क्या कर सके, हटा सके। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि उसमें हम देखना होता है कौन धातु ज्यादा सक्रिय है, कौन धातु कम सक्रिय है। ठीक, तो अगर जो ज्यादा सक्रिय होगा वही तो किसी को प्रतिस्थापित कर पाएगा, कम सक्रिय अधिक को थोड़ी प्रतिस्थापित कर पाएगा। इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जिस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कनका के कनका मांगे एलो एल जान, फिर पबजी पीबी है। अब यहाँ से आप मिला सकते हैं कि कौन सा इसमें से जो सीरीज है वो करेक्ट होगा। ठीक है, वो सीरीज को आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए कौन सा सीरीज इसमें करेक्ट है, कह रहा है NaCl। तो एक बात बताइए, कापर जो है क्या सोडियम को हटा सकता है, बिल्कुल नहीं हटा सकता है, क्योंकि सोडियम ज्यादा सक्रिय है, कापर कम सक्रिय है। यहाँ आई क्या एल्युमिनियम, तो यह भी बताया था, कनका मांगे एलो जान, तो मांगे एलो, तो मांगने के बाद नहीं एल है, तो ये भी इसको हटा नहीं सकता। Ag है, Fe को बिल्कुल नहीं हटा सकता, यानी कापर जो है ये Ag को हटा सकता है। ठीक है, कापर जो है Ag को क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो अब क्यों Ag, क्यों जी, नीचे जो एक ट्रिक होता है क्यों जी, इस ट्रिक जो होता है, तो ये ट्रिक में कापर जो इसको हटा सकता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों का कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं, लोहे का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान के चलिए ये Cu जाएगा, ये Cu जाएगा तो Fe को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, इसको हटा देगा, क्योंकि Cu अधिक सक्रिय है, Fe कम सक्रिय है, तो ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा, तो CuSO4 होगा। तो यहाँ पे प्रतिस्थापित नहीं किया है जी, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है,
दूसरा प्रश्न है NH4 को मतलब नौसादर को, ये किसका फार्मूला है? नौसादर का। यानी NH4 को, यानी ये फार्मूला नौसादर का है। NH4 को गर्म करने पर अमोनिया और HCl गैस बनती है, यानी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक गैस बनती है, जिसे ठंडा करने पर पुनः ये बन जाता है, वो अभिक्रिया कहलाती है। एक बात बताइए, गर्म करने के बाद इसे तोड़ा गया है यानी टूटा है ना जी, तो एक बात बताइए, यहाँ से ये टूटा है तो प्रतिस्थापित तो हुआ नहीं है, अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो होगा नहीं। दूसरा नंबर ऑप्शन योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा क्या है? उष्मीय, और चौथा क्या है? उष्मीय अपघटन। तो ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हुआ है, ये अभिक्रिया क्या हुआ है? दोनों दिशाओं में हुआ है। तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया इसमें क्या करेंगे? उष्मीय अभिक्रिया क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अपघटन केवल एक दिशा में अभिक्रिया होती है, लेकिन सिर्फ उष्मीय दिया है, तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि ये उत्कर्मणीय वाला अभिक्रिया का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है संगमरमर। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर आप पता है संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaO, ये तो पता है आपको, बुझा हुआ चूना का, बिना बुझा हुआ चूना का होता है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, ये बुझा हुआ चूना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आर्द्र वायु में, नम वायु में, नमी और वायु में संचारित नहीं होती है, मतलब उसको उस पर जंग वगैरह नहीं लगेगा। तो आपको पता है लोहा, इस पे तो जंग बिल्कुल लगना है, इस पे भी जंग लगना है, इस पे भी जंग लगना है। सोना पे जंग नहीं लगता। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है। सोडियम सूर्य के प्रकाश में तो अपघटित होगा नहीं, KCl भी नहीं होगा, CuCl भी नहीं होगा, AgCl जो होगा सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा। हल्के रंग के FeSO4 गर्म करने के बाद किस रंग का हो जाता है? लाल तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हल्का रंग में होता है, बाद में इसे गर्म करने के बाद लाल भूरा रंग का हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मणीय नहीं? उत्कर्मणीय अभिक्रिया का मतलब समझ रहे हो, अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसको उत्कर्मणीय कहते हैं। अब ये अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में, तो ये एक दिशा वाला अभिक्रिया का बात कर रहा है। तो ये देखिए दोनों दिशा में संपन्न होगा, ये भी दोनों दिशा में संपन्न होगा। इसके आगे वाला ऑप्शन देखते हैं, ये भी दोनों दिशा में संपन्न होने वाला है, ये भी दोनों दिशा में संपन्न होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में उभय अपघटन अभिक्रिया है। उभय अपघटन अभिक्रिया का मतलब जो अपने आयनों का अदला बदली करके बनाया। तो देखिए कि इसमें अपने आयन का अदला बदली, इसमें तो आयन का अदला बदली हुआ नहीं है पहले ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में भी नहीं हुआ है। तीसरे देखिए, तीसरा ऑप्शन क्या है? Zn, ये प्रतिस्थापित किया है सिर्फ। अब चौथे वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा? BaSO4 और NaCl। देखिए यह क्या हुआ है? आयन का ट्रांसफर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, कापर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर रंगहीन हो जाता है, अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया कौन सी है? एक बात बताइए, जिंक गया है, जिंक गया है, तो ये क्या कर दिया है? कापर को हटा दिया, उसके जगह यह पे खुद चला गया है। तो जिंक उसके जगह पे चला गया, तो जिंक क्या है? अधिक सक्रिय है, कापर उससे क्या है? कम सक्रिय है। तो क्या हो जाएगा? ये जाकर वहां से हटा देगा, तो यह प्रतिस्थापित न किया है जी, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो आप लोग का कह रहा है, जंग का सूत्र क्या है? FeCO3, ये तो फेरस कार्बोनेट है, ये तो ये भी बिल्कुल सूत्र नहीं होगा। ये फेरिक ऑक्साइड है, बिल्कुल नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आलू की चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधिता से बचाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। मतलब ये हुआ कि चिप्स की थैली वगैरह जो है, चिप्स की थैली में आलू का जो चिप्स आता है ना, उसको लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए, विकृत गंधी का मतलब स्वाद में कमी आ जाना, ये उसमें खराब हो जाना, खराब हो जाएगा, किड़वन हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो उसे बचाने के लिए किस गैस की प्रयुक्त किया? आपको सब बच्चों को पता है कि इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन का मतलब ये है बदलने के बाद पुनः वापस आ जाए, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन बदलने के बाद वापस न आए। कह रहा है बर्फ का जल में बनना, तो बर्फ पिघलेगा, फिर उसको ठंडा कर देंगे तो फिर बर्फ में आ जाएगा।
जल को चीनी में भी ले होना, यानी फिर जल को वाष्प के रूप में उड़ा दे तो चीनी ही बचेगा। बल्ब का जलना, बुझाना जलाना, बुझाना जलाना, तो प्रक्रिया चलती रहेगी। बीज का उगना, यानी जो खेत में एक बार बीज उग जाता है दोबारा क्या उगने मिल जाता है, नहीं मिलता है, जो भी चीजें हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है Fe2O3Al। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ है। Al गया है, Fe क्या कर दिया है, हटा दिया है। Fe क्या कर दिया है, हटा दिया, क्योंकि Al जो है अधिक सक्रिय है, Fe क्या है, कम सक्रिय है। अगर आप लोग को ये सक्रियता श्रेणी ना समझ में आ रही होगी तो लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा, सक्रियता श्रेणी चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो ये प्रतिस्थापन ने किया जी, उसको जाके क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है शुष्क बर्फ का सूत्र है, शुष्क बर्फ का सूत्र है CO2 SO2 SO3 N2O। निम्न में से कौन शुष्क बर्फ का सूत्र है, तो SCO2 जो है शुष्क बर्फ का सूत्र है। कह रहा है मूत्र में कौन सी गैस बदबू देती है, जो पेशाब वगैरह होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से आप प्रश्न को पढ़ेंगे। मूत्र में कौन सी गैस बदबू देती है, अमोनिया है और आपका नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। तो इसमें अमोनिया ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस का मतलब हंसाने वाला जो गैस है, जिसको सूंघने के बाद आपको केवल हंसी आएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो प्रश्न होगा आपका लाफिंग गैस का जो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा, N2O हो जाएगा लाफिंग गैस का फार्मूला। ठीक है, चलिए ठीक, तो लाफिंग गैस का फार्मूला क्या हो जाएगा, N2O हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न को दूध को फटने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है। जो दूध है उसको लंबे समय तक रखा जाए, उसको फटने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो दूध को फटने से बचाने के लिए बेकिंग सोडा मिलाया जाएगा, या खाने का सोडा, या दोनों इसमें से कोई नहीं। नॉन का मतलब इसमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा और खाने वाला सोडा एक ही होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, जिसको आप कह सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र जो होता है, जो कई जगह आप देखे होंगे अग्निशामक यंत्र को, तो आग बुझाने वाले यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने वाले जो यंत्र हैं उसमें धावन सोडा या वाशिंग सोडा, दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो धावन सोडा वाशिंग सोडा एक ही होता है, जिसका फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, Na2CO3 2H2O। 2 की जगह कभी कभी 5 भी आता है, H2O का ज़्यादा महत्व इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसको लेकर के आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा, इसी या ये इसका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ब्रेड जो बनता है, ब्रेड बनाने में से किसका प्रयोग होगा, NaHCO3। NaHCO3 अभी आपको बताया हूँ कि सोडियम बाई कार्बोनेट कहिए, या इसको खाने वाला सोडा कहिए, या मीठा सोडा कहिए, उसी का ये फार्मूला है। तो ब्रेड बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है, इसका नहीं किया जाएगा, इसका भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच। अब आपको एक चीज मैं समझा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। एक पीएच स्केल है, ठीक है, कोई पीएच स्केल है, ये 1 से लेके 7 तक, 7 से लेके 14 तक। अगर 7 से अधिक है तो आप समझ जाइएगा ये क्षारीय है, 7 से अधिक है तो क्या समझ आएंगे आप, क्षारीय है। अगर 7 से कम है तो आप समझ जाइएगा अम्लीय है। ठीक, अम्लीय। अगर सिर्फ 7 पे है तो उसको आप उदासीन कहेंगे। क्या कहेंगे, उदासीन, उदासीन कहेंगे, उदासीन, सॉरी, उदासीन कहेंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ प्रश्न आपको कंफर्म हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपको ये पढ़ने के बाद आपको आभास होगा कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी लिटमस की बात कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज इसमें नहीं होंगे। ट्रिक है अनिल, अनिल, इसको याद रखिएगा।
ये को याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अम्ल नीला को लाल करता है, यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है लाल को नीला कर देता है। ठीक है, जाके वापस आ जाएंगे, अगर जाएंगे तो अम्ल में जाएंगे, आएंगे तो वापस क्षार में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है जो बहुत बेहतरीन है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये लाल से किस में कन्वर्ट कर रहा है, नीला में कन्वर्ट, नीला से कन्वर्ट करता तब ना अम्ल होता है जी। तो इसे ये लाल में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब लाल से नीला में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आप लोगों का वो है, कोई अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चुने हुए पानी को दूधिया कर देता है। कभी आप लोग अंडा उबालते होंगे, देखते होंगे अंडा जब फट जाता है तो पानी दूधिया कलर का हो जाता है। इसमें से किस पदार्थ के प्रभाव के कारण से वो दूधिया कलर का हो जाता है, तो HCl के प्रभाव के कारण से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रहा है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? खाने का सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूड़, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है बेकिंग सोडा हम किसको बोलते हैं? बेकिंग सोडा अभी आपको इधर ऑप्शन ऊपर ही बताया हूं कि बेकिंग सोडा क्या होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग को बताया गया है, इधर ही बताया हूँ आप लोगों को बेकिंग सोडा। यहाँ देखिए, दूध को फटने से बचाने के लिए खाने का सोडा कहिए या बेकिंग सोडा कहिए, बात क्या है, एक ही है। यानी कहने का मतलब ये मीठा सोडा की बात की जा रही है। तो यहाँ से आप इस प्रश्न का आंसर आप खुद बताइए कि इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें से आप ऑप्शन बता देंगे, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अगला प्रश्न कह रहा है, क्रिस्टलीय धावन सोडा की क्रिस्टल को अणुओं की संख्या होती है। तो अणुओं की संख्या जो क्रिस्टलीय धावन सोडा में होती है वो कितनी होती है? अभी आपको वहां बताया था, अणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है, निम्न में से प्रबल अम्ल है, निम्न में से कौन जो है प्रबल, ठीक, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? H2O है, H2O तो आपको पता है ये अम्ल है नहीं, H2S है, ये अम्ल है, H2SO4 ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रबल जो अम्ल है वो क्या है, H2SO4 है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आप लोगों को कह रहा है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, इसमें से कौन दुर्बल अम्ल है? ठीक, दुर्बल अम्ल तो ऑप्शन नंबर एक आपका क्या दिया, HCl दिया है, HCN दिया है, HNO3 दिया है, और H2SO4। सबसे कमजोर अम्ल की बात कर रहा है, तो ये सबसे कमजोर अम्ल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रबल क्षार है, सबसे मजबूत क्षार कौन सा है? सबसे मजबूत क्षार कौन सा है? प्रबल क्षार। तो आप पहला ऑप्शन दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, KOH दिया है दूसरा, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन से किसका अधिक्य होता है? प्रबल अम्ल, जो प्रबल अम्ल होगा इसमें आपको पता है कि किसका अधिक्य होगा? सबसे ज्यादा अगर प्रबल अम्ल में अधिक होगा तो अम्ल में किसकी मात्रा अधिक होगी? तो आयन की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, आयन की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक, H आयन की, यानी कह सकते हैं इसमें H आयन की मात्रा सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? उदासीन विलयन का मतलब ये हुआ कि वो विलयन पूर्ण तरीके से उदासीन, उसके लिए इसमें से कौन सा कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो उदासीन विलयन के लिए अगर H आयन की सांद्रता 7 है तब क्या है, और OH आयन की सांद्रता -7 मोल प्रति लीटर है, pH मान 0 है या pH 7 है, तो pH आपका 7 क्या हो जाएगा, उदासीन विलयन के लिए हो जाएगा। ये भी निकालेंगे तो 7 ही आएगा, उसमें डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इतनी दी हुई है, यानी 10 के घात 12 है, तो घात के रूप में इसे लिखिएगा आप लोग, इसको घात के रूप में आप लोग प्रयोग कीजिएगा, 12 को मोल प्रति लीटर है। इसका pH होगा तो 12 है, तो आप ये काम करिए 14 में से 12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है तो आपको पता है कि इधर से हो गया होगा 12 तो इधर प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस में 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विलयन का pH मान 4 है, विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर
में है। तो हाइड्रोजन आयन की पीएच मान अगर 4 है तो मोल प्रति लीटर में इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। अम्लीय विलयन का पीएच मान कभी भी होगा तो ये क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, कह रहा है H2S का पीएच है, H2S का पीएच है। तो आपको पता है H2S क्या है, एक अम्ल है, तो अम्ल का पीएच 7 से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है जिसका पीएच क्या हो, 0 हो, तो उसको आप क्या मानेंगे, अम्ल मानेंगे कि क्षार मानेंगे, उदासीन मानेंगे, तो आप इसको क्या मानिएगा, अम्ल मानिएगा। कह रहा है एक HCl की शक्ति 10⁻² है और तो विलयन का पीएच मान होगा, तो विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अर्थात वो विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है ABCD विलयनों का पीएच मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5, 6.5, इनमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा क्षारीय विलयन, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि 11 है, ये सबसे ज्यादा क्षार को दिखा रहा है। कह रहा है क्षारीय विलयन में फिनाल्फथैलीन, ठीक है, फिनाल्फथैलीन सूचक का रंग होता है, जो सूचक है फिनाल, तो क्या है, फिनाल्फथैलीन जो होता है उसमें सूचक का रंग क्या होता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला कह रहा है प्रश्न, क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होगा, मेथिल ऑरेंज जो होगा उसका क्षारीय विलयन में रंग क्या होगा, तो मेथिल ऑरेंज का क्षारीय विलयन में जो रंग होगा वो क्या होगा, पीला होगा। ठीक है, तो प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग, देखिए अम्ल है तो जाहिर सी बात है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा, चाहे दुर्बल हो चाहे वो प्रबल हो, चाहे किसी प्रकार के हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी लाल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, कह रहा है निम्न में से कौन अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण, अब आप लवण में पढ़े होंगे कि अम्लीय लवण कौन सा है, संकर लवण कौन सा है, द्विक लवण कौन सा है, तो जिसमें देखिए H आयन की जिसमें मात्रा होगी उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय, और जिसमें OH आयन की मात्रा होगी उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं, और जिसमें मिक्स होंगे उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित लवण बोलते हैं। तो आप लोग इसको पढ़े होंगे, यानी ऑप्शन इसको देखने के बाद आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने के बाद इसका पीएच मान क्या होगा, यानी दही के रूप में अगर ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, देखिए तो ये क्या होगा, आपको पता है कि दही, दूध जो होता है खट्टा नहीं होता है, ठीक, और जो दही होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। दही जो खट्टा होता है तो आपको पता है कि उसका खट्टा होने का मतलब वो अम्लीय है, तो यानी 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, जो क्षारक होता है आप इसको प्रयोग भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है। तो क्षारक के साथ जो हल्दी का रंग हो क्या हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच क्या होती है। अब पाचन जब होता है तो उसमें जठर रस का जो पीएच पाचन के दौरान जो इसकी पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो आपको पता है कि पाचन होता है तो अम्ल के कारण ही पाचन होता है, अम्ल ना रहते इसका पाचन नहीं हो जाएगा, यानी 7 से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 7 से कम। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ हैं धावन सोडा, बेकिंग सोडा या फिटकरी या विरंजक चूर्ण। तो जो जल को जीवाणु रहित बनाने में काम आएगा वो आपका क्या काम आएगा, क्या काम आएगा, विरंजक चूर्ण काम आएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ये कह रहा है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या होगा। जो वर्षा होता है उसका संभावित जो पीएच वैल्यू है, जो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होगा वो क्या होगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।